नमस्कार मित्रों, मैं हूं रविकांत चतुर्वेदी और आप मुझे देख रहे हैं परीक्षा आइडिया के इस मंच पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। विगत समय में हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास को उठाया था और हम मौर्य काल तक आए थे। आज की जो बात है मौर्योत्तर काल की है, लेकिन मौर्योत्तर काल को समझने से पहले हम कुछ एक चीजों को समझ लें ताकि मौर्योत्तर को ठीक ढंग से हम समझ सकें। देखिए, इस क्रम में सबसे पहले तो हम आ जाते हैं अपने नोटबुक पर और कुछ बताने का आपको प्रयास करते हैं कि आखिर मौर्योत्तर काल में दो तरह की विषमता दिखाई देगी। आपको यहाँ पे दो तरह की चीजें दिखाई देंगी। यहाँ पर हम पाएंगे कि यह एक लंबा अवधि है, लगभग अगर जैसे मैं लिखता हूं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल जब हम लिखते हैं तो हमारे जेहन में एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि मौर्योत्तर काल है क्या। तो हम कहते हैं लगभग 200 ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग 300 ईस्वी तक का जो काल है, इसी को हम मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं। अनेक विद्वानों ने मौर्योत्तर काल को अंधकार युग की संज्ञा दी। क्या? अंधकार युग। और अंधकार युग भाई क्यों क्यों कहा डार्क एज? इसको कहते हैं अंधकार युग। अंधकार युग। अगर अंधकार युग कहा विद्वानों ने तो उसके पीछे इन्होंने दो तर्क दिए। पहला तर्क यह था कि स्रोतों की कमी। अब कैसे स्रोतों की कमी? स्रोतों की कमी हम जानते हैं कि इतिहास प्रमाण की बैसाखी पे बैठा होता है और इतिहास बनाने के लिए हम तीन तरह या चार तरह के स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमने पहली बार कहा था कि साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा हमने कहा था कि पुरातात्विक साक्ष्य, और तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण, और चौथा आधुनिक काल में हो रहे शोध। तो हम पाते हैं कि यहाँ पर स्रोतों की कमी है, स्रोतों का अभाव है। ठीक, यानी कि उस तरीके के ऐतिहासिक स्रोत नहीं मिल पाते हैं जिससे इस तरीके के इतिहास का बेहतर निर्माण किया जा सके। मिले भी हैं तो बड़े कम मिले हैं या संतुष्टिजनक नहीं है। फिर दूसरी बात करें तो हम देखते हैं कि जो मौर्योत्तर काल है, ये दो बड़े साम्राज्यों के बीच का अवसान काल है। कैसे? कहते हैं दो साम्राज्यों के बीच अवसान का काल। अवसान का काल। अभी यहां पे कहने का क्या मतलब है? तो हम पाते हैं मौर्योत्तर से पहले किसकी सत्ता? मौर्यों की। और मौर्य कैसे? तो हमने देखा इतनी बड़ी सीमा भारतीय इतिहास में किसी की भी नहीं। फिर मौर्योत्तर, मौर्यों के बाद मौर्योत्तर और उसके बाद गुप्त, यानी कि मौर्योत्तर काल से पहले एक बड़ा साम्राज्य है मौर्य का, और मौर्योत्तर काल के बाद गुप्तों का साम्राज्य है। इसीलिए कहा गया है कि दो साम्राज्यों के बीच अवसान का काल। और यहां पर हम कुछ चीजें नवीन पाएंगे। अब नवीन चीजें हम क्या पा रहे हैं? तो हम पाएंगे कि यहां पर दो तरीके के चीजों को पढ़ना है। पहला, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। अब जब क्षेत्रीय शक्तियों का उदय पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि पहली बार इस काल में हम देखेंगे शुंग राजवंश, शुंग वंश, फिर करणव वंश। ठीक, शुंग वंश, करणव वंश और सातवाहन काल। सातवाहन काल या सातवाहन वंश, इन तीनों को सम्मिलित रूप से ब्राह्मण राजवंश कहते हैं। ब्राह्मण राजवंश। ठीक, और इसी काल में हमें एक अन्य चीज और पढ़नी है। क्या? हम पाएंगे कि उत्तर पश्चिम में मध्य एशिया के कुछ विदेशी जो शक्तियां थी, जो विदेशी राजवंश थे, वो भी भारत की तरफ उन्मुख हुए। कारण क्या था कि जब मौर्यों की सत्ता खत्म हुई या जब उनका सत्तावसान हुआ तो हम पाते हैं कि उत्तर पश्चिम की सीमा पुनः डिस्टर्ब होने लगी। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? दहेज से, सेल्यूकस निकेटर से क्या किया था? 4 राज्यों को ले लिया था। अब वो जो उत्तर पश्चिम के जो राज्य थे, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इलाका शामिल किया जाता है, वहां पर हम देखे कि वहां पर पुनः डिस्टर्बेंस चालू हो गया। और ये डिस्टर्बेंस किसके कारण चालू हुआ? तो हम देखेंगे कि उस काल में कुछ विदेशी शक्तियां भी तैयार होती हैं, यानी कि उन विदेशी शक्तियों को देखते हैं। यानी दूसरा, विदेशी शक्ति। विदेशी शक्ति में जो पहली शक्ति है उन्हें कहते हैं हिंद यवन शासक। हिंद यवन शासक पहला। ठीक, हिंद यवन शासक। और हिंद यवन के बाद हम पाएंगे दूसरी शक्ति है शक वंश। तीसरी शक्ति के रूप में है कुषाण वंश। यानी कि हम देख रहे हैं
कि यहाँ पर मौर्य जो कि बड़े साम्राज्य के मालिक थे, जिन्होंने एक बड़ा साम्राज्य बनाया, और बड़ा साम्राज्य बनाया, और जब उनका क्या हुआ, मौर्यों का पतन हुआ, मौर्यों की सत्ता जब समाप्त हुई, तो यहाँ पर दो तरीके के हम घटनाओं को एक साथ घटित होते हुए पाते हैं एक बड़े कालखंड में। पहला क्षेत्रीय राज्यों का उदय, जिसमें शुंग, करणव और सातवाहन की बात करेंगे जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, और वहीं हम उत्तर पश्चिम से आने वाली विदेशी शक्तियों को भी जानेंगे, जिसके अंतर्गत हिंद यवन, जिन्हें इंडो ग्रीक भी कहा जाता है, साथ ही शक वंश और कुषाण वंश, यानी कि तीन तीन हम दोनों तरफ से देखेंगे। यानी यहां भी तीन राजवंश और यहां भी तीन राजवंश, तीन क्षेत्रीय शक्तियों में और तीन विदेशी शक्तियों में हम देखेंगे। पुनः हम यहां जान लेंगे कि मौर्योत्तर काल को अंधकार युग कहा गया। तो भाई सिर्फ अंधकार युग नहीं था, इस युग की अपनी एक विशेषता भी थी, यह भी समझना होगा। अंधकार युग क्यों है, तो उसके पीछे हमने दो तर्क दिया। पहला तर्क दिया स्रोतों की कमी, और दूसरा तर्क दिया दो साम्राज्यों के बीच अवसान का काल। अब पहली बार मौर्योत्तर काल में एक नवीन घटना घटते हुए हम देख सकते हैं। जब हम न्यूमिस्मेटिक्स यानी कि सिक्कों के अध्ययन की बात करते हैं, तो हमें यहां पता होता है कि यहां पर एक नवीन तरीके के सिक्के चलाए गए, यानी कि पहली बार मौर्योत्तर काल में लेख युक्त सिक्कों का प्रचलन हुआ। तो यहां इस काल की या इस समय की एक बड़ी विशेषता, प्रमुख विशेषता, प्रमुख विशेषता। अब हम जानते हैं कि जो पहले के सिक्के थे, चाहे वो मौर्यों के समय ही क्यों ना हो, भले ही अशोक ने अभिलेख लिखवाए, हमने पता किया, विद्वानों ने जैसे टी पैंथलर है, सर विलियम जोन्स है, इन लोगों के शोधों से पता चला कि नहीं ये सभी अशोक के अभिलेख हैं, 4 लिपियों में लिखवाए गए हैं। लेकिन मौर्यों के जो सिक्के पाए गए हैं वो लेख युक्त नहीं है, या उनमें यह पहचान कर पाना कि यह सिक्का चंद्रगुप्त का है या बिंदुसार का है या अशोक का है, यह संभव नहीं है। कारण यह है कि उस समय जो सिक्के थे वो सिक्के थे, उन पर लेख लिखवाए, राजा का प्रतिमा अंकित करने का कोई चलन नहीं था। लेकिन जब मौर्योत्तर काल में हम प्रवेश करेंगे तो हम पाएंगे कि पहली बार राजा यानी कि तिथि क्रम और एक व्यवस्थित प्रकार की मुद्रा प्रणाली चलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं क्या कि इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता लेख युक्त सिक्कों की शुरुआत, सिक्कों की शुरुआत। ठीक है, अब यहां पे हम सीधा सबसे पहले आ जाते हैं, एक प्रोफार्मा हम लोगों ने दिमाग में बना लिया कि एक बड़ा काल है मौर्योत्तर काल, 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक का, और इस काल को अंधकार युग कहते हैं। उसके पीछे तर्क दे दिया, इस काल की सबसे बड़ी विशेषता लेख युक्त सिक्कों की शुरुआत हो गई। फिर हमने कहा कि यहाँ पे मौर्योत्तर काल में दो तरीके से पढ़ना है। पहला क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, जिसमें शुंग, करणव और सातवाहन काल को देखेंगे। फिर वहीं विदेशी शक्ति यानी पश्चिम से जो शक्तियां उदित हुई हैं, उनमें हम बात करेंगे हिंद यवन की, शक की और कुषाण की, यानी कि इतनी बात हम कर लेंगे। अब इसके बाद हम सीधा आ जाते हैं शुंग राजवंश पे। ठीक, तो आते हैं, देखते हैं कि शुंग राजवंश क्या था। देखिए, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ये समझ लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक है, जिसका नाम है बृहद्रथ, बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग क्या करता है, शासक बनता है। तो सवाल ये उठता है कि ये पुष्यमित्र शुंग है कौन? कौन है जिसने मौर्यों की कमजोर सत्ता को पहचाना और उन्हें रास्ते से हटा दिया, यानी अंतिम मौर्य राजा की हत्या करके क्या किया, सत्तासीन हो गया। और यह हत्या तब की गई जब आर्मी मार्च कर रही थी उसी समय। और यह है कौन, पुष्यमित्र शुंग? तो यहां जानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण, कहते हैं मानव कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण था, जो कि क्या किया, मौर्यों की जो धार्मिक नीति थी उससे बहुत क्षुब्ध था, यानी कि जो प्रश्रय दिया गया किसको, अधिकांश बौद्ध धर्म को, उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप इसने क्या किया, तलवार उठाया और सीधा बृहद्रथ की हत्या कर डाला, और उसकी जगह उसने खुद को क्या किया, राजा घोषित किया। लेकिन सवाल यह है कि यह प्रथम ब्राह्मण राजवंश जो स्थापित हुआ शुंग के रूप में, ये है कौन? कौन है बेसिकली, कहां से आए हैं ये लोग? तो हम जानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग राजा के बाद भी सेनापति ही कहलाता है। कारण यह है कि यह मौर्य साम्राज्य का सेनापति था, यानी कि वह बृहद्रथ का सेनापति था। दूसरी चीज कहते हैं कि जब इसको ध्यान से हम समझेंगे तो कहेंगे कि ये शुंग जो थे, इनके मूल निवासी उज्जैन के थे। ठीक है, उज्जैन के रहने वाले थे। दूसरी चीज, इसके शासन काल में भी सबसे पहला
यूनानी आक्रमण हुआ है। किसके समय? पुष्यमित्र शुंग के समय ही। फिर बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही, बौद्धों का हत्यारा, और पुष्यमित्र शुंग कहता भी है कि जो मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सिर ला कर देगा, मैं उसे 100 स्वर्ण असरफियां दान में दूंगा या इनाम में दूंगा। ठीक है, यानी कि हम यहां पाते हैं कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध द्रोही है और इसे अशोक के द्वारा निर्मित 84,000 जो बौद्ध स्तूप हैं उसको नष्ट करने का भी श्रेय दिया जाता है। कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 बौद्ध स्तूपों को क्या किया था? नष्ट कर डाला था। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं अभी पता, क्योंकि उसे हम आगे भी पता करेंगे कि क्या वाकई में ऐसा हुआ था। कुछ तर्क उसके पक्ष में भी दिए जाएंगे, लेकिन इस तरीके की घटना हुई थी कि यह बौद्ध द्रोही के रूप में जाना गया या बौद्धों के विनाशक के रूप में जाना गया। फिर जब इससे आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग पुरातन यानी कि जो सनातन परंपरा थी उन्हें पुनः स्थापित करने का प्रयास करता है। इस क्रम में हम यहां देखें कि यह 2 अश्वमेध यज्ञ पातंजलि के नेतृत्व में करता हुआ दिखाई देगा। देखिए, पुष्यमित्र शुंग के बारे में अधिकांश जानकारी अयोध्या के जो अयोध्या अभिलेख है धनदेव का, वहीं से हमें मिलती है। यानी धनदेव का जो अयोध्या अभिलेख है उसी से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने आखिर क्या क्या किया। तो धनदेव के अयोध्या अभिलेख से जो पहली बात पता चलती है वह यह है कि उसने पातंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ को संपन्न कराने की बात की। साथ ही संस्कृत भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। फिर तीसरी बात हम देखते हैं कि चातुर्वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया। अब देखिए, जरा समझने का यहाँ प्रयास करते हैं। इसको मैं हटा देता हूं और सीधा पुष्यमित्र शुंग पे आता हूं, उसके बाद हम लोग पीपीटी पे चलेंगे। ठीक है, इसको हटाते हैं। ठीक, अब देखिए, जो पहला राजवंश है, हमने कहा पहला राजवंश कौन है? तो शुंग वंश। शुंग वंश। अब शुंग वंश का संस्थापक कौन है? तो हमने कहा आपसे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ये कौन था? तो हम जानते हैं ये बृहद्रथ का सेनापति। किसका? बृहद्रथ। बृहद्रथ कौन? अंतिम मौर्य शासक। अंतिम मौर्य शासक इसी का क्या है? सेनापति है। और इसकी नीतियों को, इसके राजनीतिक तंत्रों में इसकी कमियों को भाप कर क्या करता है? धीरे से सत्ता उनके हाथ से छीन लेता है। और तब जब आर्मी मार्च कर रही थी और इसने क्या किया? उसको पर हमला किया और उसे वहीं मार दिया। पुष्यमित्र शुंग के जो पूर्वज थे ये निवासी हैं कहाँ के? तो हम पाएंगे ये उज्जैन के निवासी हैं। यानी कि यह भारतीय मूल के ही लोग थे। और यह इतिहास में जो शुंग वंश है प्रथम ब्राह्मण राजवंश है। प्रथम ब्राह्मण राजवंश। इससे पूर्व भारतीय इतिहास में ब्राह्मण राजवंश का नाम नहीं मिलता है। दूसरी चीज, जब इससे हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग की खुद की उपाधि राजा बनने के बाद भी सेनापति की ही रही। सेनापति की ही रही। और इसे सेनापति इसलिए कहा गया क्योंकि यह अंतिम मौर्य शासक का सेनापति ही था और इसीलिए इसकी उपाधि राजा बनने के बाद भी सेनापति की ही रही। बौद्ध वृत्तांतों में, जो बौद्ध वृत्तांत है, बौद्ध वृत्तांतों में इसको बौद्ध द्रोही कहा गया है। बौद्ध द्रोही या बौद्धों का हत्यारा। बौद्धों का हत्यारा यह कहकर संबोधित किया गया है। ठीक, अब जब इससे आगे बढ़ेंगे तो हमें कुछ चीजें और पता लगती हैं। क्या? कि पुष्यमित्र शुंग वह प्रथम शासक है जिसके समय प्रथम यूनानी आक्रमण हुआ। यानी इसके शासन काल में प्रथम यूनानी आक्रमण। इसके शासन काल में प्रथम यूनानी आक्रमण इसी के समय हम देखते हैं या हम पाते हैं। ठीक है, फिर जब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए तो हमें एक अभिलेख पर निर्भर होना पड़ता है। कौन सा? तो देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग की जानकारी देने वाला जानकारी धनदेव के अयोध्या अभिलेख से। अयोध्या अभिलेख से। और इस अभिलेख में क्या कहा गया कि 2 अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराया गया। कितना? 2।
और किसके नेतृत्व में? महर्षि पातंजलि, पातंजलि के नेतृत्व में। और ये पातंजलि कौन है भाई? तो ये महाभाष्य का रचयिता है। महाभाष्य, महाभाष्य क्या है भाई? तो हम जानते हैं कि पाणिनिकृत जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी किसकी लिखी हुई पुस्तक है? पाणिनि। तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, इसी पर इन्होंने क्या किया था? एक टीका लिखने का प्रयास किया था। ठीक है, क्या किया था? एक टीका लिखा। और ये महाभाष्य भी हम जानते हैं कि ये क्या है? संस्कृत व्याकरण, अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। प्रथम पुस्तक आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, 6वीं 7वीं क्लास में संस्कृत भाषा जब हम पढ़ते हैं, संस्कृत साहित्य को, चूंकि भारत में तो हर एक स्कूलों में संस्कृत पढ़ना होता है, तो वहां पर हम माहेश्वरी सूत्र का नाम सुनते हैं कि माहेश्वरी सूत्र है ऐ ऊण रील रीक ऐ ओण ऐ वो छय व्रट लण इमंगणनम झव्य धरदस कपय ससर हल। यानी कि ये जो माहेश्वरी सूत्र है, ये हमारे अक्षर या शब्द, जो अक्षर जिसे पहले आए तो वो अक्षर के क्या है? मूल है, वहीं से निकले हैं हमारे अक्षर। जैसे अ ई उ ड़, तो ऐ ऊण, री ल री क, तो यहां देखिए अ ई उ ड़, री ल र क, तो ये शब्द आ रहा है यहां से, यहीं से। जैसे कखा गगा आप कहते हैं, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग, यहीं से उत्पन्न होगा स्वर सभी। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं ये व्याकरण की प्रथम पुस्तक, और इसी पर क्या किया गया? महाभाष्य लिखी गई। किसके द्वारा? पातंजलि के द्वारा। और पातंजलि ने क्या किया कि महाभाष्य ही नहीं लिखा संस्कृत भाषा को पुष्ट करने के लिए, बल्कि 2 अश्वमेध यज्ञ भी किया। इसकी पुष्टि अयोध्या के, जो अयोध्या में धनदेव का जो अभिलेख है, उससे पता चलता है कि किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। यानी कि महर्षि पातंजलि पुष्यमित्र शुंग के क्या रहे होंगे? पुरोहित रहे होंगे। इसीलिए उनके नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ किया गया। और अश्वमेध यज्ञ कैसा है मित्रों? हमने आपसे बात किया था, आपको बताया था कि अश्वमेध यज्ञ कोई वैदिक परंपरा को पुष्ट करने वाला यज्ञ नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा यज्ञ है जिससे राज्य या साम्राज्य का विस्तार किया जाता है। यह धार्मिक यज्ञ नहीं, बल्कि धर्म में होने वाला एक राजनीतिक यज्ञ है, जिससे क्या करता है? एक राजा एक अश्व को छोड़ देता है, और चारों तरफ जब उसका अश्व घूमता है या चारों तरफ घूम के चला आता है, तो क्या किया जाता है? वहां से हम ये पाएंगे कि वो जिस जिस क्षेत्र में निर्विवाद रूप से चलता जाएगा, वो क्षेत्र उस राजा का माना जाएगा। और अगर किसी ने उस अश्व को पकड़ लिया तो क्या होगा? उसे चैलेंज समझा जाएगा, चुनौती समझा जाएगा। और जिस राजा के द्वारा अश्व छोड़ा गया है और जिसने उसे बांध रखा है या पकड़ लिया है, उन दोनों के मध्य युद्ध होता है, और उसके बाद विजेता घोषित किया जाता है। तो ये पाते हैं कि अश्वमेध यज्ञ क्या है? क्षेत्र विस्तार का प्रतीक है। वहीं हम देखते हैं कि 2 अश्वमेध किया, किसके नेतृत्व में? पातंजलि के नेतृत्व में। और पातंजलि ने इसी समय महाभाष्य की रचना की। अब बात और कैसे? हमने कहा कि यह सनातन परंपरा का क्या है? अन्वेषक है। फिर से पुनः सनातन परंपरा को क्या करना चाहता है? लाना चाहता है, व्यवस्थित करना चाहता है। कहां? पुनः भारतीय भूमि पर। क्योंकि मौर्यों के समय उसे ऐसा लग रहा था कि मौर्यों के काल में बौद्धों को अधिक प्रश्रय दिया गया है, और जो ब्राह्मण जो क्रियाकलाप थे या जो सनातन परंपरा थी, उसको क्या हुआ है? ठेस लगी है। इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? विद्रोह किया था। और कई इतिहासकार, जैसे मौर्यों के पतन में हम जब बात कर रहे थे, तो हमने कहा था कि मौर्यों की धार्मिक नीति भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार थी, कुछ इतिहासकार मानते हैं। लेकिन हमने यह भी कहा था कि पतन के लिए कोई भी साम्राज्य हो, उसके लिए कोई एक कारण जिम्मेवार नहीं होता है, बल्कि अनेकों कारण भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लग रहे होते हैं। उत्थान और पतन के लिए अलग अलग कारण जिम्मेवार होते हैं, और साथ ही एक कारण से ना तो उत्थान होता है, ना एक कारण से पतन होता है, बल्कि सामूहिक रूप से 2-4 कारण एक साथ कार्य करते हैं, तभी किसी चीज का, साम्राज्य का उत्थान भी होता है और उसका पतन भी होता है। यानी साम्राज्य के उत्थान और पतन की जो दोनों गतिविधियां हैं, इन निरंतरता का परिणाम देखी जा सकती है। आइए जरा सा और कुछ देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो यहां पर हम पहले यह पता करने का प्रयास करते हैं मित्रों कि आखिर वह कौन से कारण है जिससे पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने सनातन परंपरा को क्या किया होगा? स्थापित करने का प्रयास किया होगा। इस क्रम में सबसे पहली बात, इसको मैं हटा देता हूं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके। ठीक है, बड़े काम की चीज है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको डेटा मिलेंगे। वैसे हम पीपीटी पे अभी आएंगे, घबराएंगे नहीं आप लोग। ठीक है, तो यहां पे हम आ जाते हैं सीधा।
सनातन या वैदिक परंपरा। तो वैदिक परंपरा को ये कैसे स्थापित करता हुआ दिखाई देगा? पहला, इसमें हम देखेंगे कि यह अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक है, लेकिन यह इसकी शुरुआत कहां से हम देखते हैं? वैदिक काल से देखते हैं। तो 2 अश्वमेध यज्ञ करना। दूसरा, संस्कृत भाषा को प्रश्रय देना। किसके नेतृत्व में? तो हम लोगों ने जाना कि संस्कृत भाषा को प्रश्रय दिया, पातंजलि ने महाभाष्य लिखा, और महाभाष्य क्या है? अष्टाध्यायी की ही टीका है। तो क्या होता है कि हम पाते हैं कि संस्कृत भाषा को पुनः पुष्ट करने का प्रयास किसके द्वारा? पातंजलि के द्वारा महाभाष्य जैसा ग्रंथ लिखकर किया जाता है। तीसरा, यहां पे देखेंगे चातुर्वर्ण व्यवस्था, चातुर्वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास। अब ये 3 ऐसे कारण हैं जो बता रहे हैं कि शुंगों ने क्या किया? पुनः वैदिक परंपरा या वैदिक व्यवस्था को बहाल करने का प्रयास किया। अब हम सीधा अपने पीपीटी पे आ जाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर पुष्यमित्र शुंग के बारे में हमारे पीपीटी में क्या दिया गया है। ठीक है, आइए इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, मौर्योत्तर काल। अब यहां पर वही सेम बातें, सारी चीजें क्या है? कह रहा है कि इस वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की गई। ठीक, हमने समस्त मौर्योत्तर काल को एक काल का डिवीजन दिया था और कहा था कि यह काल कब से है? तो कहा 200 ईस्वी पूर्व से लगभग 300 ईस्वी तक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब पुष्यमित्र शुंग का काल देखते हैं तो हम कहते हैं 187 ईस्वी पूर्व से 75 ईस्वी तक, यानी कि 185 ईस्वी में मौर्य सेनापति, यहां भी लिखा गया है मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके क्या किया? सत्तासीन हो गया। फिर हम जानते हैं कि इस वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी तो नहीं है, लेकिन संभवतः शुंग उज्जैन, यानी कि उज्जैन प्रदेश के थे, जहां इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे, यानी कि ये मौर्यों की सेवा में थे, मौर्यों के अधीन रहकर ये कार्य कर रहे थे। लेकिन समय की नजाकत देखिए कि मौर्य सत्ता जैसे ही कमजोर हुई, शुंगों ने क्या किया? मौर्य सत्ता का अवसान या उसके पतन पर अपने राज्य की स्थापना कर डाली। अब देखिए पुष्यमित्र शुंग के बारे में कुछ जानकारी। कहता है कि हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ, जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है, प्रथम प्रस्तर स्मारक, जिसमें मौर्य काल और मौर्योत्तर काल के स्तूपों में अंतर को भी प्रकट किया गया है। यानी कह सकते हैं कि हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ, जो हिंदू गरुड़ स्तंभ है, वो इसी के काल में दिखाई पड़ता है। किसके काल में? पुष्यमित्र शुंग के काल में। और मौर्य काल और मौर्योत्तर काल में जो यहाँ पर मूल ये बताया गया है कि मौर्य काल और मौर्योत्तर काल में स्तूप में अंतर आया। यानी कि हम देखते हैं कि मौर्यों के समय जो स्तूप बनवाए गए हैं, जिसे कहा मैंने कि अशोक ने 84,000 स्तूपों को बनवाया और पुष्यमित्र शुंग ने उसे नष्ट करा दिया। अब इसमें कितनी सच्चाई है? मैंने उस समय भी कहा था कि इसमें कितनी सच्चाई है, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं कि इस काल के, यानी कि मौर्य काल के जो स्तूप है वो कच्ची और मिट्टी के बनाए गए थे अशोक के समय, जबकि हम पाएंगे कि जो मौर्योत्तर काल का जो स्तूप है ये पक्की ईंट का बना होगा। यानी शुंग काल में जो बनते हैं स्तूप वो पक्की ईंट के बनते हैं। स्तूप का मतलब थूहा या ढेर से है। ये इसमें क्या करते हैं कि जो बौद्ध और भगवान बुद्ध के जो मतानुयायी हैं, उनके अंतिम भौतिक अवशेषों को स्तूपों के अंदर क्या किया जाता है? रखा जाता है, उसे सहेज कर। ठीक है, तो स्तूप में वही रखा जाता है। तो यहाँ पे हमारा विषय स्तूप नहीं, स्तूप की संरचना है। यानी कि जो मौर्यों के समय स्तूप बने वो कैसे हैं? कच्ची ईंटों के बने हैं और साथ ही उनमें मिट्टी का सम्मिश्रण पाया जाता है। जबकि जब हम पाएंगे मौर्योत्तर काल, यानी कि शुंग सातवाहन या कर्णों के समय, तो हम देखेंगे स्तूपों की संरचना पक्की ईंटों की है, यानी कि पक्की ईंट के मजबूत स्तूप बनाए गए हैं। परंतु शुंग काल में अनेक पाषाणों का भी प्रयोग किया गया, न केवल पक्के ईंट बल्कि पाषाण का भी प्रयोग स्तूपों के निर्माण में किया गया। एक विद्वान है
कनिंघम महोदय, उन्होंने 1873 में भरहुत स्तूप का पता लगाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, बार बार पूछता है कि भरहुत स्तूप का पता किसके द्वारा लगाया गया, तो कनिंघम महोदय के द्वारा। कब? 1873 में। और उसकी वेस्टनी और तोरण द्वार पर अधिकांशतः कैसे है? शुंगकालीन है। यानी कि हम पाते हैं कि भरहुत स्तूप की जो वेस्टनी है और तोरण द्वार है वो कब का है? वो शुंगकालीन है। तो जब कनिंघम महोदय ने पता किया कि भरहुत स्तूप अस्तित्व में आया उनके मेहनत स्वरूप, तो हम पाते हैं कि क्या, कि उसकी वेस्टनी और तोरण द्वार दोनों शुंगकालीन है। अगर शुंगकालीन वेस्टनी या तोरण द्वार बन रहे हैं तो कैसे पुष्यमित्र शुंग 84,000 स्तूपों का नष्टकर्ता बन गया, या उसको कैसे बौद्ध स्तूपों को नष्ट करने वाला बताया गया। एक विवाद यहां उत्पन्न हो जाता है, यानी कि इस बात में सच्चाई नहीं है कि उसने 84,000 स्तूपों को नष्ट किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं अन्य चीजें क्या है। देखिए यहां पर दिया गया है कुछ चीजें कि मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के फलस्वरूप हास्य को प्राप्त हुए हिंदू धर्म को उसने पुनर्जीवित किया। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। फिर बौद्ध रचनाएं पुष्यमित्र को बौद्धों का हत्यारा, बौद्ध मठों और बिहारों को नष्ट करने वाला बताती है। कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को क्या किया? नष्ट करा दिया। हर्ष चरित्र और पुष्यमित्र शुंग को क्या कहते हैं? एक हर्ष चरित्र किसे लिखी हुई पुस्तक है? हम जानते हैं वाण भट्ट, इन्हीं की लिखी हुई पुस्तक है हर्ष चरित्र। ये सम्राट हर्ष के क्या हैं? ये उन्हीं के अंतर्गत कार्य करते थे या उन्हीं के राजप्रसाद में ये निवास करते थे। कौन? बाण भट्ट, उनके राज दरबार के कवि थे। उन्हीं के द्वारा हर्ष चरित्र लिखा गया, जिसमें पुष्यमित्र शुंग को इन्होंने क्या कहा? अनार्य कहा, तत् या निम्न जाति से उत्पन्न बताया। लेकिन जो अन्य स्रोत हैं उनमें पुष्यमित्र शुंग को मानव्य कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है। अब मनु ने विपत्ति के समय, अब देखिए मनु की बात यहां पे क्यों चली, जरा ध्यान दीजिएगा। जब हम शुंग राजवंश को पढ़ते हैं, शुंग वंश को, तो इसमें हम पाते हैं कि इस समय कई स्मृतियों की रचना हुई। उसमें मनु स्मृति प्रमुख है। मनु स्मृति सबसे पहले यही प्रकाश में आती है। कहता है ना, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां क्या करते हैं? देवता रमण करते हैं। मनुस्मृति की जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको प्रकाश में नहीं लाया जाता है, जो उसमें, हालांकि हर एक व्यक्ति और हर एक पुस्तक में कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, तो उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उन्हीं को हम बार बार उभार के ले आते हैं। मनुवादी इस तरह का के संबोधित करना, तो ठीक है, वो एक अलग बिंदु है, वो एक अलग चीज है, ठीक है, हमारा विषय वो नहीं है। हमारा विषय यह है कि शुंग वंश के समय ही मनुस्मृति की रचना की गई, और ये मनुस्मृति बाद में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का क्या बनती है? ये आधार बनती है। क्यों? हम जानते हैं कि 1776 में अंग्रेजों ने जिस प्रथम पुस्तक को टच किया और उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, वो कौन सी थी? मनुस्मृति थी, और उसका नाम दिया गया ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। क्या नाम दिया गया? ए कोड ऑफ जेंटू लॉज, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। ठीक है। अब देखिएगा कब किया गया? 1776 में। प्रथम पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, और यही पुस्तक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का आधार बनती है। कब? ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय। अब आते हैं यहां पर मनु की बात। तो मनु ने विपत्ति के समय ब्राह्मण को अपने वर्ण से भिन्न पेशा अपनाकर जीविका चलाने की छूट प्रदान की है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ब्राह्मण को अपने वर्ण से विभिन्न वृत्ति अपनाने की या सलाह कौन पुस्तक देता है, तो मनुस्मृति देता है। दूसरी चीज, शुंग काल में विदिशा का राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व क्या हो गया? सर्वाधिक हो गया। हम जानते हैं कि हर एक कालखंड में एक न एक राजवंश को जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं कि नवीन नगरों का उद्भव या नवीन नगर प्रकाश में आते दिखाई देते हैं। शुंगों के समय भी मित्रों ऐसा ही दिखाई दिया। शुंग काल में एक नवीन नगर प्रकाश में आता है जिसे क्या कहते हैं? विदिशा या वेशनगर। इसी को वेशनगर भी कहा गया है। इसका राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व हम बढ़ता हुआ पाते हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं कि हमारे पीपीटी में अन्य चीजें क्या शामिल की गई हैं। ठीक है, आइए देखिए यहां पे दिया गया है। वैसे तो शुंग वंश की एक लंबी चौड़ी क्या है? लिस्ट है, लेकिन हमें पूरा इतिहास नहीं जानना है।
हम यहाँ पे आए हैं सामान्य अध्ययन के लिए, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं सीधा हम उस पर प्रहार करें। हमने कहा था अपने शुरुआती अध्ययन में ही कि हमें उस चीज पे वार नहीं करना है जो सब लोग कर रहे हैं, ठीक, हमें वहां वार करना है जहां पे कमीशन का प्रश्न उठता है या कमीशन प्रश्न वहां से उठाता है, चाहे यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, राजस्थान हो, एमपीपीसीएस हो, कोई भी हो, ठीक है, श्रीलंका नेपाल पीसीएस छोड़ के। ऐसा नहीं कि श्रीलंका नेपाल पीसीएस आप देने लगी और कहिए कि सर वहां वाला भी बताइए, तो वहां वाला नहीं संभव हो पाएगा। ठीक है, आते हैं, ये तो सिर्फ हंसने की बात थी। आइए जरा सा देखते हैं कि यहाँ क्या है। तो हम देखते हैं कि शुंग वंश के सारे शासकों को नहीं जानना है, जो मेन मेन है उनके बारे में हम समझेंगे। अब यहाँ पे शुंग वंश के 9वें शासक, जिसका नाम है भागभद्र, ये कौन है? भागवत। इसके शासनकाल के 14वें वर्ष में तक्षशिला के एक यवन एंटियालकिड्स का एक राजदूत हेलियोडोरस है, जो विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित करता है। यानी कि किसके शासनकाल में? तो भागभद्र के शासनकाल में। ये भागभद्र कौन है? शुंग वंश का 9वां शासक है। फिर कब? तो कहते हैं कि भागभद्र के 14वें वर्ष में क्या होता है कि तक्षशिला का शासक है। हम पहले जानते हैं कि मौर्यों के समय तक्षशिला उत्तरापथ की राजधानी थी। इस काल में हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे यवन राजा आ गया है, यानी यवन शासन स्थापित हो गया है, यानी राज्य हाथ से निकल गया है। आइए देखते हैं, तक्षशिला के यवन एंटियालकिड्स का एक राजदूत है जिसका नाम है हेलियोडोरस। देखिए, ये प्रथम भगवान विष्णु के सम्मान में स्थापित ये प्रथम अभिलेख है। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख भगवान विष्णु या कह लीजिए वैष्णव धर्म के सम्मान में स्थापित किया गया पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। इसको लिख लीजिएगा। शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ और इसके उत्थान में महर्षि पातंजलि का विशेष योगदान था। और हमने कहा अभी आपसे कि महर्षि पातंजलि ने क्या किया? अष्टाध्यायी, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखी और उस पुस्तक को नाम दिया महाभाष्य। यह भी संस्कृत की एक प्रमुख पुस्तक के रूप में है। अब आते हैं तो हम कहते हैं मनुस्मृति का वर्तमान स्वरूप की रचना इसी युग में हुई। यानी कि जो मनुस्मृति हम लोग के सम्मुख अभी दिखाई देती है, जो हिंदू उत्तराधिकार का अधिनियम बताती है, जिसका अंग्रेजों ने अंग्रेजी में अनुवाद किया, किस नाम से? ए कोड ऑफ जेंटल लॉस के नाम से, वह मनुस्मृति भी इसी काल में लिखी गई। यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की जो परिपाटी थी, इसी काल से पुष्ट करने का हमें साक्ष्य प्राप्त होता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं मित्रों और देखते हैं कि अन्य चीजें क्या हैं इसमें। तो यहाँ पे हम पता करेंगे कि शुंगकालीन कला का उदाहरण यहाँ बताया गया है कि शुंगकालीन जो कला है वो किस तरीके की है। तो यहां देखते हैं कि शुंगकालीन कला में हम पाएंगे विदिशा का गरुड़ ध्वज, यानी कि हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ, फिर भाजा का चैत्य और विहार। देखो बाबू, ध्यान रखना, चैत्य और विहार में बहुत अंतर होता है। चैत्य क्या कहते हैं? जो बौद्ध लोग हैं, इनका जो पूजा स्थल होता है, इसको हम चैत्य कहते हैं। और जहां बौद्ध जो निवास स्थल होता है, निवास स्थल, इसको हम विहार कहते हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और आगे भी आने की संभावना है। ध्यान रखिएगा कि चैत्य और विहार में यह मूल अंतर होता है। अब अजंता का 9वां चैत्य मंदिर, उसी तरीके से नासिक और कार्ले का चैत्य मंदिर और मथुरा की अनेक यक्ष और यक्षिणियों की मूर्ति क्या है? शुंगकालीन कला का उदाहरण है। लेकिन जैसे ही हम शुंगकालीन कला देखते हैं तो हमारा दिमाग अचानक शौक कर जाता है। क्यों? क्योंकि शुंग काल में बताया गया कि यह ब्राह्मण राजवंश है और पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का हत्यारा बताया गया, 84,000 स्तूपों का नष्ट करता बताया गया। अगर ऐसी स्थिति है, अगर ये वाकई में था, ये वाकई में बौद्ध हत्यारा था, अगर वाकई में एक बौद्ध सिर के लिए ये 100 सोने की असरफियां दे रहा था, तो क्या इस बात को हम मान सकते हैं कि वह भाजा का चैत्य विहार बनवाएगा, वो अजंता का 9वां चैत्य मंदिर बनवाएगा, या नासिक या कार्ले का चैत्य मंदिर बनेगा? उस काल में ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन यहाँ पे इतिहास में ऐसा दिया गया है बौद्ध वृत्तांतों में, जो कि निराधार है। ठीक है, हो सकता है कि जब सत्ता प्राप्ति उसने किया हो तो उसने बौद्धों के खिलाफ या बौद्ध धर्म के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी हो, लेकिन उसके बाद उसने स्थिति या नजाकत को, समकालीन परिस्थितियों को समझा हो और तुरंत क्या किया हो? अपनी जो राजनीतिक या जो उसका राजनीतिक उद्देश्य था उसको उसने बदला हो और बौद्धों को प्रश्रय दिया हो। और यही नहीं, शुंग काल
करणव सातवाहन काल, जैसे सातवाहनों को हम पढ़ेंगे तो भूमि दान की प्रथा वहां पढ़ेंगे कि ब्राह्मणों और श्रमणों को भूमि दान दिया गया सातवाहन काल में। तो सातवाहन काल में भी हम देखेंगे कि सर्वाधिक भूमि दान बौद्ध भिक्षुओं को दिया गया है, ना कि ब्राह्मणों को। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर यह बात निराधार साबित होती है। हाँ, बौद्ध हत्यारा के रूप में उसे ही जाना गया है। कभी पूछता है तो निश्चित रूप से हम तुरंत कहां जाएंगे, हम चले जाएंगे तुरंत कि नहीं, वाकई में वो पुष्यमित्र शुंग बौद्ध हत्यारा था, हम भी मान लेंगे। क्यों? क्योंकि बौद्ध वृतांत कह रहे हैं। ठीक है, अब इससे आगे शुंग वंश में हमें कुछ विशेष नहीं जानना है। अब सीधा बात हम करेंगे कौरव वंश की कि कौरव वंश कैसा है। तो देखिए यहां पर एक ही लाइन दिया गया है कौरव वंश के बारे में, और जरा सा यहां पे देखिएगा एक मैप दिया गया है मित्रों, ये शुंग वंश का है। ठीक है, हम जानते हैं कि मौर्यों की सीमा, हमने मौर्यों की सीमा की बात की थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों से कहा था कि मौर्यों की सीमा यूं अगर देखें तो इसमें समस्त भारत शामिल हो जाता है। मौर्यों की सीमा में कुछ इस प्रकार से हम देखेंगे मौर्यों की सीमा को, तो पाएंगे कि मौर्यों की सीमा काफी विशाल दिखाई पड़ती है। इस तरीके से इसमें समस्त है। लेकिन हमने यहां क्या पाया, तो हम यहां देख रहे हैं कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां तक इस शुंग राज्य सीमा है। ये कितना छोटा राज्य हो चुका है, ये सिमट गया है, सत्ता ही सिमट गई। और मौर्यों का शासन सोचिए क्या रहा होगा। ठीक, यानी कि एक मैप के माध्यम से शुंग राजवंश को बताने का प्रयास किया गया। मौर्यों में मैंने उनकी सीमा भी बताई है। ठीक है, यहां पे देखिए ये बहुत छोटा देखते हैं, बिहार है, बंगाल का क्षेत्र है, थोड़ा बहुत उड़ीसा का क्षेत्र आएगा, एमपी का क्षेत्र थोड़ा बहुत आएगा। मतलब हम पाते हैं कि यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, इन्हीं एरियाओं तक क्या था, ये सिमट कर रह गया। थोड़ा छत्तीसगढ़ का एरिया आएगा, मतलब 4-5 राज्यों तक ही सिमट कर रह गया था। और वो कहां, विदेशी ईरान को छू रहा है। एक तरफ देख रहे हैं बंगाल पर्यंत चला जा रहा है, एक तरफ देख रहे हैं उत्तरी कर्नाटक और कश्मीर को छूता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि मौर्यों की सीमा काफी विशाल है। उनकी तुलना में शुंग काफी सिमट गए थे, काफी छोटे हो चुके थे। अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, यानी कौरव राजवंश के बारे में हम थोड़ी बहुत आपसे बात कर लेते हैं कि कौरव राजवंश क्या है। देखिए कौरव वंश का संस्थापक मूल रूप से हम किसको पाते हैं? कौरव वंश का संस्थापक हम पाते हैं वासुदेव को। यानी कि वासुदेव वह प्रथम शासक है जिसने क्या किया, कौरव वंश की स्थापना की। फिर हम देखते हैं कि इस वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है? सुशर्मा है। और इसके जो आमत्य है वो सिमुक। सिमुक को क्या करता है, ये कहीं ना कहीं सिमुक इसकी हत्या कर देता है, सुशर्मा की, और वहां से सातवाहन राजवंश चलेगा। कौरवों के बारे में बहुत नहीं जानना है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। कौन? देवभूति। शुंग वंश का देखिए, जिसका उत्थान जैसे होता है ना, उसका पतन भी उसी तरीके से होता है। नेचर बड़ा खतरनाक है, ये प्रकृति जो है ना वो बहुत खतरनाक है। जो जैसे उसको ऑब्जर्व करता है वो उसको वैसे ही चीजें प्रदान करती है। मौर्यों से सत्ता शुंगों ने क्या लिया था? धूर्तता से लिया था। आर्मी मार्च कर रही थी, राजा खड़ा था बृहद्रथ, और पुष्यमित्र शुंग ने अपनी मजबूत स्थिति को देखते हुए उसकी हत्या कर दी थी। उसके साथ भी यही हुआ। यानी कि पाएंगे कि शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति है। किसका? शुंग वंश का। और इसकी हत्या उसके ही सचिव वासुदेव के द्वारा की जाती है, और 75 ईस्वी पूर्व में कौरव वंश की नींव रखी जाती है। यानी कि वासुदेव कौरव वंश का संस्थापक है। और इस वंश का यानी कि कौरव वंश का भी एक अंतिम राजा है, उसका नाम है सुशर्मा। यहां लिख लीजिएगा, इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सुशर्मा था। कौन था? सुशर्मा था। फिर हम पाएंगे कि इसके आमत्य ने, यानी कि जो कौरव वंश का अंतिम शासक सुशर्मा है, इसका भी एक सामंत है। क्या नाम है? सिमुक। इसके सामंत सिमुक इसकी हत्या करके नवीन राजवंश सातवाहन वंश की नींव डाली। अब देखिए
यहां पे बड़ा एकदम क्लियर रखिएगा, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का प्रथम शासक, और शुंग वंश का अंतिम शासक, तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति, और देवभूति की हत्या किसके द्वारा? कौरव के द्वारा, क्षमा करिएगा, वासुदेव के द्वारा। और वासुदेव कौन? कौरव वंश का संस्थापक। अब कौरव वंश की स्थापना वासुदेव ने की। वासुदेव ने जिस कौरव वंश की स्थापना की, उसका अंतिम शासक तो हम पाते हैं कौन है? सुशर्मा। और सुशर्मा की हत्या किसके द्वारा? तो हम पाते हैं कि जो सातवाहन वंश का संस्थापक है, यानी कि उसका सचिव सिमुक, उसके द्वारा उसकी हत्या और सातवाहन वंश की स्थापना। यानी कि देख रहे हैं कि राजा जैसे आया उसी तरीके से वो चला भी गया। ठीक, यानी कि जिसका जन्म जिस तरीके से होता है, मृत्यु भी उसी तरीके से होती है। जैसे जब हम जन्म लेते हैं तो हम देखते हैं कि एक बच्चा होता है, वो कुछ जानता नहीं होता है, उसके शरीर में बिल्कुल जान नहीं होती है, धीरे धीरे जान आना शुरू होती है। ठीक है, उसकी हड्डियां क्या होती हैं? कहते हैं 206 हड्डियां हैं। जब बच्चे को देखिएगा तो कहेंगे डॉक्टर की इसमें 300 से ज्यादा हड्डियां होती हैं। हड्डियां क्या होती है? जुड़ती जाती हैं। यानी कि एक बच्चे का जन्म जैसे हम पाते हैं कि एक प्रक्रिया का परिणाम स्वरूप धीरे धीरे वो क्या होता है? अपनी यौनावस्था की तरफ जाता है। लेकिन जैसे वृद्ध होता है व्यक्ति, तो वृद्ध अवस्था में भी क्या होता है? ज्ञान बुद्धि धीरे धीरे लोप होने लगता है, शरीर साथ छोड़ने लगता है, यानी वहां पे पतन की स्थिति होती है। यानी जन्म की जो प्रक्रिया है, जैसे धीरे धीरे वो पुष्ट होता है, विनाश की प्रक्रिया भी वैसे ही है, धीरे धीरे वो हास्य में जाती है। तो आते हैं, देखते हैं कि अब जो नवीन राजवंश से सातवाहन वो कैसा है। बस इतना ध्यान रखिएगा मित्रों कि कौरव वंश के बारे में सिर्फ परिचय जानना है, इसके समस्त ऐतिहासिक पक्षों को नहीं देखना है। प्रथम शासक कौन है, अंतिम शासक कौन है, और कौरव है कौन, ये भी ब्राह्मण राजवंश के अंतर्गत ही आते हैं। यानी शुंग, कौरव और सातवाहन, इन तीनों को ही हम ब्राह्मण राजवंश के अंतर्गत रखकर अध्ययन करते हैं। अब अगली बात हम करते हैं सातवाहन राजवंश की। ठीक है, यहां पे आ जाते हैं सातवाहन। देखिए, सातवाहन राजवंश, जैसा नाम सातवाहन, आंध्र सातवाहन, दक्षिणापथेश्वर या दक्षिणा अधिपति, या इन्हें आंध्रवृत्त भी कहकर संबोधित किया गया। इतिहास में सातवाहनों के लिए कई नाम आए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह समझना होगा कि जो सातवाहन थे, इनका जो वंश था, इसका संस्थापक कौन है। तो हम पाएंगे कि इस वंश का संस्थापक कौन है? सिमुक जैसा व्यक्ति दिखाई देता है। तो जरा सा हम अपने पहले पीपीटी पे आ जाते हैं, उसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या है नवीन चीजें। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे इस पर। पहले इस पे आ जाते हैं अपनी नोटबुक पर। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश मैंने कहा इसका संस्थापक, संस्थापक कौन है? तो भैया मैंने कहा शिमुक। शिमुक क्या करता है? कौरव वंश का जो अंतिम शासक है उसको खत्म करके और अपनी सत्ता स्थापित करता है। फिर हम देखते हैं सातवाहनों का जो मूल क्षेत्र है वो क्या है। तो हम पाएंगे कि इनका मूल क्षेत्र, मूल क्षेत्र जो है वो कौन सा है? महाराष्ट्र वाला। कौन? महाराष्ट्र का क्षेत्र है। इनका मूल क्षेत्र कौन है? महाराष्ट्र में। और बाद में ये आंध्र प्रदेश में भी बस गए। ये बाद में कहां आ गए? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में बसे तो इन्हें क्या कहा गया होगा? आंध्रवृत्त। वहीं पे इनको नाम मिला आंध्रवृत्त का। ठीक, यहाँ के लोगों की सेवा करने के कारण ही इनको आंध्रवृत्त कहा गया। यानी आंध्र प्रदेश में यहाँ के लोगों की सेवा करने के कारण इन्हें आंध्रवृत्त कहा गया। ठीक है, इन्हें आंध्रवृत्त कहा गया। अब ये समझिएगा कि पहले जो मूल स्रोत है महाराष्ट्र है, बाद में आंध्र प्रदेश हो जाता है, और यहाँ के लोगों की सेवा करने लगते हैं जब ये लोग सातवाहन लोग, तो इन्हें एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? आंध्रवृत्त। ठीक है, अब समझने वाली चीज है कि सातवाहन राजवंश को हम इतिहास में क्यों जाने। मौर्यों की सबसे बड़ी सीमा है, इसलिए जानते हैं। मौर्यों की सीमा जैसी है, राधा कुमुद मुखर्जी कहते हैं कि मौर्यों की सीमा इतनी बड़ी थी कि मुगल उसको हमेशा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहे और ब्रिटिश उसे देख कर लड़कते रहे। यानी कि ब्रिटिश के लिए एक स्वप्न था कि उस तरीके की सीमा हो जाए। देखिए, सातवाहन राजवंश के साथ एक चीज जुड़ा हुआ है मित्रों, यहां ध्यान रखिएगा। यह भारतीय इतिहास का वह राजवंश है जिसने भारतीय भूमि पर सर्वाधिक समय तक राज्य किया, लगभग 300 वर्षों तक। तो लिख लेंगे, यह भारतीय इतिहास का
वह राजवंश है जिसने भारत भूमि पर सर्वाधिक समय तक राज्य किया। ठीक है, लगभग कितना, 300 वर्षों तक। यहां ये भी लिख लेंगे 300 वर्षों तक। अब ये सोचिए 300 वर्षों का हम इतिहास सामान्य अध्ययन में शामिल करेंगे तो हमारा दिमाग जो होगा वो बिल्कुल भारी हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे सर दूसरा राजवंश पढ़ने की इच्छा ही नहीं है, ये 300 वर्षों का इतिहास पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सामान्य अध्ययन करना है। अगर यूपीएससी को जरूरत होती कि इतिहास को विशेष अध्ययन करना है तो लिखता भारतीय इतिहास का विशेष अध्ययन, वो लिखता है सामान्य अध्ययन, मतलब सामान्य बातों को ही जानिए। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं कि पहला संस्थापक सिमुक है और उसने क्या किया है, कर्ण वंश को रिप्लेस किया और उसकी जगह सातवाहन वंश को डाला। सातवाहन वंश भी ब्राह्मण राजवंश है। फिर हम पाएंगे कि सिमुक के बाद उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम है कृष्णा या कान्हा, वही शासक बना। तो यहां लिखेंगे कि सिमुक के बाद सातवाहन सत्ता इसके छोटे भाई कृष्णा या कान्हा के हाथों में चली गई। मतलब क्या भैया, उसके बाद वो शासक बना, यानी कि इसके बाद कृष्ण का जो पुत्र आएगा वो शासक बनेगा। अब कृष्ण का पुत्र जो शासक बनेगा उसी को भारतीय इतिहास में सातकर्णी प्रथम कहा गया है। पहला शासक कौन, सिमुक। दूसरा शासक कौन, कृष्ण या कान्हा। और तीसरा शासक, यानी कि मूल रूप से, यानी कहें जो एक शासक की जो विशेषता होती है वो सारी विशेषताएं हम देखेंगे किसके अंतर्गत, सातकर्णी प्रथम के अंतर्गत। यानी कि कह सकते हैं कि यह सातवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था। कौन, सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम ये तीसरा शासक है, लेकिन सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है। इसके पूर्व कृष्ण या कान्हा है, कृष्ण या कान्हा से पूर्व उसका आदि पुरुष कौन है, सिमुक है। और कभी कभी ध्यान रखिएगा, किसी भी राजवंश को पढ़ते हैं तो कभी कभी दे देता है यह इस राजवंश का आदि पुरुष था, यानी आदि पुरुष कहने का मतलब उस वंश का संस्थापक। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं आदि पुरुष, सामान्यतः आदि पुरुष जो यूज किया जाता है भगवान शंकर के लिए यूज किया जाता है, लेकिन उसके इतर किसी वंश का यदि आदि पुरुष पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वहां एग्जामिनर आपसे शब्द के साथ खेल रहा है और संस्थापक न पूछकर आदि पुरुष पूछ रहा है, यानी कि उसका संस्थापक कहने का ही मतलब आदि पुरुष है। ठीक है, तो उस चीज को क्लियर रखिएगा। अब इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे सातकर्णी प्रथम के बारे में। तो हम जानते हैं यह इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है। इसकी एक पत्नी है, नाम है नागानिका। नागानिका का एक अभिलेख है, नाना घाट अभिलेख, जो कि सातकर्णी प्रथम के बारे में ढेरों जानकारी हमें देता हुआ नजर आता है। यहाँ पर नागानिका के नाना घाट अभिलेख में सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नाना घाट अभिलेख में क्या मिलता है कि सातकर्णी प्रथम को एक महान विजेता या महान शासक कहकर संबोधित किया गया। दूसरी चीज, नाना घाट अभिलेख में ही यह उल्लेख मिलता है कि सातकर्णी ने इन यज्ञों को, कुछ यज्ञों को भी क्या किया, संपन्न कराया, जिसमें हम जानते हैं कि यह वो प्रथम राजवंश है जहां से भूमि दान की प्रथा की भी शुरुआत हुई। यानी हम कह सकते हैं कि भूमि दान की प्रथा भी सातवाहनों के समय शुरू हुई। तो जरा सा इन सबको हटाकर हम सातकर्णी प्रथम की चर्चा करते हैं और बताते हैं विस्तृत रूप से कि क्या है। तो हम कहेंगे कि किस किस तरीके की इसकी उपलब्धियां रही हैं। ठीक है, तो जरा इसको हटाते हैं और सीधा हम आ जाते हैं सातकर्णी प्रथम पे।
अब यहां हमने कहा शिमुख, फिर दूसरा शासक कान्हा या कृष्णा, और तीसरा जो शासक है शातकर्णी प्रथम। और इसी के बारे में हमें अब यहां से जानना है कि शातकर्णी प्रथम कौन है। ठीक, तो हमने कहा यह सातवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक। प्रथम महत्वपूर्ण शासक, ठीक है। फिर हम कहते हैं सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी जिसका नाम था नागानिका। इसकी पत्नी का नाम नागानिका। और नागानिका क्यों फेमस, क्यों पत्नी की जरूरत पड़ी? कारण यह है कि सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन नागानिका ने नाना घाट अभिलेख में किया है। इसी का है नाना घाट अभिलेख। नाना घाट अभिलेख। अब इस अभिलेख में क्या है तो हम पाएंगे सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों का विस्तृत वर्णन, विस्तृत वर्णन किया गया है, ठीक है। और अब देखेंगे जैसे कि हमने कहा कि सातवाहन वंश, तो सातवाहन वंश को ब्राह्मण राजवंश के अंतर्गत रखते हैं। इसने भी ब्राह्मणी या सनातन या वैदिक परंपरा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। क्रम में यह भी यज्ञ याजन करते हुए नजर आएंगे और इस बात की चर्चा इनके अभिलेखों में भी है। यानी कि नाना घाट अभिलेख में इसके द्वारा संपन्न किए गए, इसके द्वारा संपन्न किए गए यज्ञों की चर्चा है तथा इसी में यज्ञ के अवसर पर जो यज्ञ संपन्न कराया, यहां उसको क्या किया, भूमि दान दिया गया। तो कहते हैं यह भूमि दान का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। यही लिखेंगे नाना घाट अभिलेख, यह भूमि दान का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य, ठीक है। प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जहां से भूमि दान की बात की गई। अब सातकर्णी प्रथम की क्या हो गई, मृत्यु के बाद इसकी पत्नी नागानिका ने अपने अल्पवयस्क, उसका एक अल्पवयस्क पुत्र है जो अभी क्या है, सूझबूझ वाला नहीं है। उसके बाद क्या करती है, अपने पुत्र जिसका नाम है शक्तिश्री या उसको वेदश्री कहा गया है। यानी सातकर्णी प्रथम के बाद शक्तिश्री या वेदश्री, इसी का नाम है शक्तिश्री या वेदश्री, ठीक है। सातकर्णी प्रथम का पुत्र है शक्तिश्री या वेदश्री। इसको क्या किया जाता है कि नाम पर स्वयं नागानिका क्या करती है, शासन करती हुई नजर आती है। यानी कि यह प्रथम भारतीय शासिका के रूप में कार्य करती हुई नजर आती है, यानी शक्तिश्री के संरक्षक के रूप में, ठीक है। कौन, नागानिका। यानी नागानिका कौन, सातकर्णी प्रथम की पत्नी। जब यह मर जाता है तो अपने पुत्र शक्तिश्री या वेदश्री के नाम पर, ये चूंकि अल्पवयस्क है तो इसके नाम पर शासन करती है। और यह प्रथम भारतीय महिला शासिका है, ध्यान रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला शासिका। लिख लीजिएगा किसको, यहां पे नागानिका को, प्रथम भारतीय महिला शासिका, प्रथम भारतीय महिला शासिका। कौन, नागानिका। नागानिका कौन, तो यहां दिया गया है किसकी पत्नी, नागानिका, तो सातकर्णी प्रथम, ये नागानिका, ठीक, इसी के बारे में। और ये नागानिका न केवल सातकर्णी प्रथम की पत्नी है बल्कि इसके साथ दो अलंकार और जुड़ गया। पहला अलंकार कि यह वह महिला है जिसे भारतीय इतिहास में
प्रथम महिला शासिका होने का गौरव प्राप्त है। और किस लिए? तो अपने पुत्र यानी सातकर्णी प्रथम के पुत्र शक्तिश्री या वेदश्री के संरक्षक के रूप में। यह अल्पवयस्क था और उसके नाम पर शासन सत्ता किसने किया? तो नागानिका ने किया। इस चीज का ध्यान रहना चाहिए। फिर अब इसके बाद हम देखते हैं, जरा इसको हटाते हैं और जरा इरेज करके और चीजों को समझाते हैं आपको। ठीक है, इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं भाई। अब शक्तिश्री या वेदश्री के बाद एक शासक है जिसका नाम है हाल। हाल आ जाता है। देखिए, हाल प्रकृत भाषा का बहुत बड़ा विद्वान है और इसने एक पुस्तक लिखी थी, गाथा सप्तशी। इतिहास में जब भी हम इतिहास उठाते हैं, आप 10 साल का पेपर उठाइए किसी भी कमीशन का, आप देखिएगा कि हाल के द्वारा लिखी गई गाथा सप्तशी के बारे में जरूर एक बार पूछा गया है। ठीक है, अब कहते हैं कि इस अंधकार युग में 17 राजा हुए, जिसमें हाल सबसे ज्यादा क्या है? बुद्धिमान और सबसे गुणवान राजा के रूप में जाना जाता है। पुराणों में राजा हाल एक विद्वान राजा के रूप में जाना गया, जिसने प्रकृत भाषा में क्या लिखा? गाथा सप्तशी। तो इसकी विशेषता लिख लेते हैं कि इस अंधकार युग के 17 राजाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजा, ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजा। और इसने किया क्या भाई? तो हम पाते हैं इसने गाथा सप्तशती की रचना की। और ये किस भाषा में रचना किया गया? गाथा सप्तशती, ये जो ग्रंथ लिखा गया है, ये प्रकृत भाषा की पुस्तक है। थोड़ा जल्दी जल्दी यहां लिख के मैं समझा रहा हूं, तो इसे घबराइएगा नहीं आप लोग। जो लोगों को यहां थोड़ा मेरा शब्द समझ में नहीं आ रहा होगा, वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा तो हम पीपीटी पे पुनः इस बात को कहेंगे। लेकिन यहां अगर आप कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे तो पीपीटी में मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि पीपीटी मूल उद्देश्य नहीं होता। देखिए, पीपीटी क्या है? पीपीटी थोड़ा तेज करने के लिए होता है, फैक्ट आपको सीधा सीधा दिखाई दे। वैसे यहाँ पर जब हम पीपीटी से चलते हैं ना, तो शिक्षक और छात्र दोनों की मौलिकता का विनाश होता है। तो मौलिकता को भी हम बना के रखेंगे, ठीक है, अपनी चीजों को। पीपीटी में तो मुझे भी आसान है कि मैं तुरंत रगड़ते चला रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ, आप लिखते जा रहे हो। तो लेकिन वो है क्या? उसको पहले इतिहास को रटा नहीं जाता, इतिहास को समझा जाता है। इतिहास अगर आपने समझ लिया तो ये आपको रटने की फिर आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अब आगे हम जान गए कि पहला सिमुक, दूसरा कान्हा या कृष्ण, तीसरा सातकर्णी प्रथम, फिर उसके बाद शक्तिश्री या वेदश्री जिसकी संरक्षिका, सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागानिका, और नागानिका को भी क्या बोला गया? इतिहास की प्रथम महिला शासिका। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि हाल को कैसे जाना गया? तो हम कहें कि जितने अंधकार युग में 17 राजा हुए, उनमें सबसे महान कौन है? हाल है। और इसने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम गाथा सप्तशी है, जो किस भाषा में लिखी गई? तो हमने कहा प्रकृत भाषा की पुस्तक है। ठीक है, अब इसके हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे अब इसके आगे हम बात करेंगे गौतमी पुत्र शातकर्णी की, यानी कि हाल के बाद जो प्रमुख शासक है वो कौन है? गौतमी पुत्र शातकर्णी है। अब इसके आगमन से सातवाहनों का अंधकार युग समाप्त हो जाएगा। यानी जब गौतमी पुत्र शातकर्णी आएगा तो अंधकार युग को, डार्क एज को खत्म करता है। ठीक, शकों के जो क्षहरात्र वंश है जिसका राजा नहपान है, तो नहपान से गौतमी पुत्र सातकर्णी का एक भीषण संग्राम होगा और इस युद्ध में नहपान क्या होगा? पराजित किया जाएगा। किसके द्वारा? गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा। यानी कि गौतमी पुत्र सातकर्णी नहपान को पराजित करके उसके राज्यों को क्या करेगा? अपने अंतर्गत मिला लेगा। इसीलिए इसको, गौतमी पुत्र सातकर्णी को, भारतीय इतिहास में क्षहरात्र वंश का विनाशक के रूप में भी जाना गया है। यानी कि अगर हम बात करें गौतमी पुत्र सातकर्णी की, जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। इसके तथ्यों को मैं यहां से हटा रहा हूं और सीधा गौतमी पुत्र सातकर्णी पे आता हूं।
अब हम ले लेते हैं अगला शासक, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में हमने कहा कि इसके आगमन से सातवाहनों का अंधकार युग समाप्त। यहां से समाप्त। ठीक, क्यों? अब इसमें शकों के क्षहरात वंश का राजा है नहपान, इसकी दूसरी उपलब्धि। नहपान को इसने पराजित किया और वह इसके राज्य को, उसके राज्य को क्या किया? सातवाहन राजवंश में मिला लिया। मिला लिया। अब मिला लिया तो इसको भारतीय इतिहास में क्षहरात वंश का विनाशक के रूप में जाना गया है। तीसरा फैक्ट, क्षहरात वंश का विनाशक। विनाशक की उपमा किसको दी गई? गौतमी पुत्र सातकर्णी को। लेकिन हम देख रहे हैं कि यह पहला शासक है। जैसे यहाँ सिमुक लिखा है, यहाँ कान्हा या कृष्ण लिखा है, यहाँ सातकर्णी लिखा है, यहाँ शक्तिश्री या वेदश्री लिखा गया है, या हाल लिखा गया है। यह पहला शासक है जो कहता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। कहने का मतलब क्या है? ये किसका पुत्र है? गौतमी का, यानी कि अपने मां का नाम सबसे पहले लगाता है। हम जानते हैं कि सातवाहन भारतीय इतिहास में मातृसत्तात्मक सत्ता को मानने वाले लोग थे। लेकिन क्या वाकई में मातृसत्तात्मक सत्ता थी? नहीं। हम पाते हैं कि इनका जो उत्तराधिकारी का अगर हम क्रम देखेंगे तो हम पाएंगे पुरुष ही था। लेकिन इनमें अपन एक प्रथा थी जो कि अपने मां को सम्मान स्वरूप उसके नाम को अपने नाम के आगे धारित करने या उपाधि उसी की लगाते थे। इसीलिए यहाँ पे गौतमी का पुत्र सातकर्णी है, यानी गौतमी पुत्र सातकर्णी कहा गया, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी कहा गया, यज्ञश्री सातकर्णी कहा गया। ये नाम के पीछे का तर्क यह है कि ये अपने मातृ सम्मान को देते हैं। मातृसत्तात्मक सत्ता है, लेकिन मातृसत्तात्मक सत्ता अपने मूल में नहीं है। यहाँ पे उत्तराधिकार भले ही अपने माँ को सम्मान देते रहे हो, सम्मान स्वरूप उसके नाम को अपने नाम के आगे धारित करते रहे हो, लेकिन इस बात में कोई संशय नहीं है कि इन्होंने क्या किया होगा। इन्होंने मातृसत्तात्मक सत्ता यानी कि सिर्फ नाम का अनुकरण किया है, और राजवंश में जो प्रणाली थी वो पुत्रवत यानी कि पुरुष या कह लीजिए पितृसत्तात्मक सत्ता की तरह ही व्यवहार किए। यानी एक राजा के बाद उसका पुत्र ही क्या हुआ? उत्तराधिकारी हुआ। तो कहा जा सकता है कि यह मातृसत्तात्मक सत्ता थी, लेकिन अपने मूल में यह कैसी दिखाई देती है? पितृसत्तात्मक सत्ता दिखाई देती है। सिर्फ सम्मान स्वरूप अपने नाम, अपनी मां का नाम धारित करते हुए नजर आते हैं। अब इसमें कहा गया कि इसे क्षहरात वंश का विनाशक और सातवाहन वंश की क्या प्रतिष्ठा का पुनः संस्थापक के रूप में जाना गया। अब एक नाम मिलता है बल श्री गौतमी, उसका एक अभिलेख नासिक अभिलेख। तो गौतमी या बल श्री गौतमी का जो नासिक अभिलेख है उसमें इसके विजयों का वर्णन किया गया। तो यहां लिख लेंगे कि बल श्री गौतमी का नासिक अभिलेख, बल श्री गौतमी का नासिक अभिलेख। अब इस अभिलेख में क्या कहा गया भाई? तो कहा गया कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के घोड़े 3 समुद्र का पानी पीते हैं, यानी कि वो 3 समुद्र का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं।
उसके बारे में यह उपमा दी गई और इसने अपनी विजय पताका को अजय कर दिया था। यानी गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रथम सातवाहन शासक है जिसने अंधकार युग को समाप्त किया और सातवाहनों की सत्ता को क्या किया, शीर्ष या चरमो उत्कर्ष तक ले गया। इसी के उपलक्ष्य में क्या बल श्री गौतमी का जो नासिक अभिलेख है इसमें विवरण दिया गया है क्या कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के जो घोड़े हैं वो क्या हैं, 3 समुद्रों का पानी पीते हैं। तो लिख लेंगे 3 समुद्रों का पानी पीते हैं। घोड़े पीते हैं। अब घोड़ा नमकीन या क्षारीय पानी पिएगा कभी समुद्र का, लेकिन यह उपमा है। अब घोड़ा कभी समुद्र का पानी पी लेगा, मर जाएगा बेचारा पिएगा तो। लेकिन उपमा स्वरूप दे दिया गया है कि 3 समुद्रों के पानी को पीते थे, यानी तीनों तरफ। अगर हम भारत को कुछ इस प्रकार हम बना लें तो हम देखेंगे इधर इधर और इधर तीनों तरफ क्या है, समुद्र है, और तीनों तरफ के जल को उसके घोड़े क्या करते हैं, पीते हुए नजर आते हैं। आज की बात मेरी यही समाप्त होती है। इससे जब कल चलेंगे तो हम सीधा पीपीटी पे आएंगे और बताएंगे कि सातवाहन राजवंश क्या है, उसमें क्या विशेष दिया गया है। कोई भी व्यक्ति जो पीपीटी वाला होगा कि नहीं पीपीटी से नहीं सीधा लिख के पढ़ाए हैं तो कल उसकी भी कमी पूरी हो जाएगी, यानी कि उसकी बात हम लोग कर लेंगे अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का अपना मूल्यवान समय देने के लिए। ठीक है, थैंक यू।